नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 79th स्वतंत्रता दिवस यानी 79वें स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए भाषण का विश्लेषण करने जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने डोमेस्टिक राजनीति यानी घरेलू राजनीति के हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण बात बोली वो आरएसएस की तारीफ है। आप जानते हैं आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। ये 100 साल सेवा और समर्पण के रहे हैं। ये 100 साल व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण तक के रहे हैं और प्रधानमंत्री ने इस काम के लिए दुनिया के सबसे बड़े एनजीओ की भूरी भूरी प्रशंसा की है। लेकिन आपको पता है आरएसएस के साथ जो बाकी राजनीतिक दल है वो उसे कम्युनल मानते हैं, साथ ही साथ उस पर आरोप लगाते हैं कि उसने अंग्रेजों के साथ डीलिंग करी थी। उस पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस का किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं था। तो इसीलिए जो प्रधानमंत्री की विरोधी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने इस बयान को लेकर प्रधानमंत्री की आलोचना की है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो आरएसएस की तारीफ करने में हर्ज ही क्या है। और अगर ये तारीफ लाल किले से हो, भारत का प्रधानमंत्री करे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आरएसएस नाम के इसी मात्र संगठन से निकल कर आते हैं। वो खुद आरएसएस के एक स्वयंसेवक हैं। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत आरएसएस के साथ की थी और आरएसएस के उद्देश्य, आरएसएस की सभ्यता, आरएसएस की जो संस्कृति है और आरएसएस के जो कड़े नियम कानून और कायदे हैं उसका वो लगातार पालन करते आए हैं और एक स्वयंसेवक से प्रधानमंत्री पद तक का सफर उन्होंने तय किया है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री अपने 103 मिनट के भाषण में अगर 1 मिनट आरएसएस को दे देते हैं तो उसमें किसी के पेट में कोई दर्द नहीं होना चाहिए। दरअसल आरएसएस को लेकर ये तमाम संगठन इसलिए भी जो है हमलावर हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि आरएसएस को जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो ये मानते हैं कि ये हिंदू मुसलमान के अंदर विभेद करता है। वो ये मानते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। वो ये मानते हैं कि भारत के अंदर हिंदू और मुसलमानों के बीच जितनी समस्या है उसकी जड़ आरएसएस है। मुसलमान अपने अंदर कभी झांक कर नहीं देखता कि उसको किन किन बातों पर अपने अंदर सुधार करना चाहिए। लेकिन ब्लेम गेम में मुसलमान कम्युनिटी सबसे आगे रहती है और इसीलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो सेक्युलर राजनीति करती हैं ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी प्रधानमंत्री के इस बयान की आलोचना कर रही हैं। चाहे आप अखिलेश यादव को ले लीजिए, चाहे असदुद्दीन ओवैसी को ले लीजिए, चाहे इमरान मसूद को ले लीजिए, चाहे कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद को ले लीजिए, चाहे आरजेडी के नेता मनोज झा जहां पर बिहार के अंदर चुनाव है उनको ले लीजिए। इन तमाम लोगों ने आरएसएस की तारीफ किए जाने की बड़ी कड़े शब्दों में आलोचना की है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आरएसएस क्या है और प्रधानमंत्री से उसका जुड़ाव किस तरीके का है। प्रधानमंत्री का ये मानना है आरएसएस के बारे में कि एक ऐसा संगठन है जो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की तरफ आगे बढ़ता है। पहले व्यक्ति निर्माण करता है और जब व्यक्ति का निर्माण हो जाता है तो उसी के सहारे राष्ट्र निर्माण करता है। आरएसएस इस साल अपना 1.25 साल मना रहा है। ये आरएसएस का शताब्दी वर्ष है और ऐसे बिरले ही संगठन पूरी दुनिया के अंदर होंगे जिन्होंने न केवल 100 साल लगातार काम किया होगा बल्कि 100 साल के इस काम को यशगान के साथ उन्होंने न केवल मनाया होगा बल्कि अपने संगठन के अंदर उत्तरोत्तर वृद्धि की होगी। आज देश के कई राज्यों में आरएसएस से निकले हुए स्वयंसेवकों की सरकार है। आज देश के अंदर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आरएसएस के एक स्वयंसेवक रहे हैं वो खुद प्रधानमंत्री के पद पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऐसे जितने भी नाम कैबिनेट के ले लिए जाएं जो बीजेपी के जो बैकग्राउंड से आते हैं वो तमाम लोग कहीं ना कहीं आरएसएस से निकले हुए हैं। तो इतना तो बनता था, इतनी बात तो प्रधानमंत्री की बनती थी कि वो आरएसएस की तारीफ करे। मैंने आपको बताया कि आरएसएस की ये तारीफ शताब्दी वर्ष में और खास हो जाती है क्योंकि ये तारीफ लाल किले से की गई है। इससे पहले मुझे याद है जब पहली बार आरएसएस और बीजेपी की कोऑर्डिनेशन
कमेटी की मीटिंग 7 आरसीआर में हुई थी, यानी 7 रेस्कोर्स रोड, जिसे अब 7 लोक कल्याण मार्ग कहा जाता है। और मदन दास देवी उस वक्त जो आरएसएस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ समन्वय करते थे, तब भी इस बात का बड़ा हो हल्ला हुआ था कि एक ऐसा संगठन जिसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, जिसने कई साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, ऐसे संगठन को प्रधानमंत्री आवास में क्यों बुलाया जाता है और क्यों बुलाया जा रहा है, या ऐसी मीटिंग क्यों की जा रही है, सरकार इनके साथ कोऑर्डिनेशन क्यों करना चाहती है। लेकिन वक्त के साथ परिस्थितियां बदली है और परिस्थितियां बदलने के साथ आज स्थिति ये आ गई है कि प्रधानमंत्री खुद लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर, लाल किले से खड़े होकर आज वो आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। मुझे लगता है ये अच्छी शुरुआत है, ये नई शुरुआत है, और जो भी देशभक्त संगठन है उनकी तारीफ की ही जानी चाहिए। मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन कि जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। यूं तो प्रधानमंत्री ने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। उनका ये लाल किले की प्राचीर से 12वां भाषण था, जो अपने आप के एक रिकॉर्ड है। लेकिन प्रधानमंत्री ने यहां पर हर मुद्दे पर बात की अपने इस लंबे भाषण के अंदर, और अब तक के सबसे लंबे भाषण के अंदर, क्योंकि 103 मिनट का भाषण इससे पहले उन्होंने किसी भी आजादी के पर्व यानी स्वतंत्रता दिवस पर नहीं दिया था। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं उसका मुकाबला कैसे करना है, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने कई सारी बात कही। उन्होंने आत्मनिर्भर की बात कही, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही, उन्होंने साफ साफ कहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। उन्होंने बताया कि कैसे हमने कुछ मिनटों के अंदर पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन है और आतंकी संगठन के जो आका हैं और आतंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में काम करने वाले सुरक्षा बलों के सभी जवानों की भूरी भूरी प्रशंसा की और कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से उनका धन्यवाद भी किया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को उसकी असली स्थिति याद दिला दी है। ये है साथियों, आज 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख रहा हूं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया,
धर्म पूछ पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासी, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। पाकिस्तान की दिक्कत क्या है? 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था 1947 और 15 अगस्त 1947 यानी 1947 को भारत बना था। लेकिन पाकिस्तान क्यों बना था? पाकिस्तान इसलिए बना था क्योंकि हिंदू मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते, ये एक थ्योरी दी गई थी और इसी थ्योरी के बल पर पाकिस्तान तो बना, लेकिन पाकिस्तान का लोकतंत्र गायब हो गया। आज 78 साल बाद हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, लेकिन पाकिस्तान का लोकतंत्र जो है अब सिर्फ हवा के अंदर है, सिर्फ कागजों के अंदर सीमित है, जबकि हम एक आर्थिक शक्ति के तौर पर भी बड़ी प्रगति करते जा रहे हैं। और ऐसे में सिंधु का पानी रोक लेना ये पाकिस्तान को घुटने पर लाने के लिए काफ़ी होगा। आज प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि हमारे किसान प्यासे हैं और ऐसे में हम दुश्मन देश को अपना पानी दे दें, ये हो नहीं सकता। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत सिंधु जल समझौते पर डटा रहेगा। उनका ये भी कहना था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। आपको पता है पाकिस्तान का निर्माण भारत से नफरत के आधार पर हुआ था, हिंदू कौम से नफरत के आधार पर हुआ था और यही नफरत का सिलसिला पिछले 78 सालों से बदस्तूर जारी है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब ये सिलसिला भारत जो है, भारत आतंकी की कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से अगर होती है ऑपरेशन पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं सहेंगे। न्यूक्लियर ब्लैकमेल से मतलब क्या है? आपको याद होगा हाल ही के दिनों में आसिम मुनीर ने एक बयान दिया था। आसिम मुनीर ने बयान देते हुए कहा था कि हम तो एक न्यूक्लियर नेशन हैं और यदि हमको हाशिए पर ढकेलने की कोशिश की गई या हम पर कड़ाई से भारत ने हमला किया तो हम अपने साथ आधी दुनिया को ले डूबेंगे। ये बात उन्होंने कहाँ कही? ये बात उन्होंने अमेरिका के अंदर कही। देखिए, दुनिया के अंदर न्यूक्लियर धमकी इस तरीके से देना ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। लेकिन आजकल अमेरिका और पाकिस्तान के बीच ईलू ईलू चल रहा है, इसीलिए अमेरिका इस पूरे मसले पर खामोश है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से ये साफ कर दिया है कि भारत किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेल के अंदर नहीं आएगा। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था तब उसको बहुत अच्छी तरह से पता था कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है और ये न्यूक्लियर नेशन हम पर पलटकर हमला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो मिलिट्री के अफसर हैं, वो लगातार ये बात कहते रहे हैं कि ये बम जो है ना हमने शबे बारात के लिए जो है शबे बारात के लिए इकट्ठा करके नहीं रखे हैं। तो इसका खतरा था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर करें तो पाकिस्तान हम पर एक न्यूक्लियर अटैक कर दे। लेकिन भारत ने अब ये साफ कर दिया है कि इनफ इज इनफ, यानी अब हम किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं सहेंगे। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब तो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। टैरिफ की वॉर के बीच प्रधानमंत्री आज बेहद संयत होकर बोले। प्रधानमंत्री ने आज साफ साफ कहा कि
कि आज के हालात में हमको वोकल फॉर लोकल करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उनका कहना है कि हमें अपनी लकीर लंबी करनी है, यानी अमेरिका हम पर कितना भी टैरिफ लगाए, अगर हम वोकल फॉर लोकल करेंगे, अगर हम लोकल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करेंगे, अगर हम सामान जो है ऐसी कीमत पर बनाएंगे जो पूरी दुनिया में कॉम्पीट कर सके, तो ऐसे में भारत अपनी लकीर लंबी कर लेगा। प्रधानमंत्री ने अपनी लकीर लंबी करने की बात करते हुए ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी टैरिफ की धमकियों से बार बार उनकी जो टैरिफ की धमकी आ रही है उससे प्रधानमंत्री आज आजिज दिखाई दिए। उन्होंने आज चेतावनी भरे लहजे में अमेरिका को कहा कि अमेरिका चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन भारत अपनी संप्रभुता से, भारत अपने लोकल जो फिशरमैन्स हैं यानी जो मछुआरे हैं उनसे, या फिर हमारे जो किसान भाई हैं उनसे, या हमारे दुग्ध उत्पादक हैं उनसे किसी भी तरह का कोई अन्याय नहीं होने देगा। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि अगर उनके साथ अन्याय होता है तो मोदी एक चट्टान की तरह उनके सामने आकर खड़े हो जाएगा। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। प्रधानमंत्री ने कई सारी जो है नई चीज़ों की भी घोषणा की, जैसे उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ का विकासशील भारत रोजगार योजना जो है वो युवाओं के लिए लागू की जाएगी, और इस रोजगार योजना के तहत जिन लोगों को रोजगार मिल रहा है या जो लोग नौकरी पा रहे हैं उनको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो संस्थाएं बड़ी संख्या में रोजगार पैदा कर रही हैं उनको इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द ही जीएसटी सुधारों को लागू किया जाएगा, जिससे जो आम जरूरत की चीज़ें हैं उनमें जो जीएसटी की दरें हैं उनको रैशनल किया जाएगा, जिससे दिवाली तक कई सारी चीज़ों के सस्ते होने की संभावना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी समस्या का जिक्र किया जो उन्होंने आज तक अपने किसी भी पॉलिसी स्टेटमेंट यानी लाल किले की प्राचीर से या संसद के अंदर नहीं कहा था। वो समस्या है घुसपैठ की। आपको पता है भारत के अंदर कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां डेमोग्राफी परिवर्तन हो रहा है, यानी जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है। जैसे मैं झारखंड की बात करूं, झारखंड में जो है बड़ी संख्या में जो आदिवासी हैं उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है। असम के अंदर भी ये प्रॉब्लम बहुत है, पश्चिम बंगाल के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत है। जो उत्तर प्रदेश के तराई के ज़िले हैं यानी जो सीमा से लगे हुए, नेपाल सीमा से लगे हुए ज़िले हैं, उनके अंदर ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री ने एक आयोग बनाने की बात की है। मुझे लगता है ये भारत की आने वाले समय में भारत की डेमोग्राफी क्या रहे, भारत की जनसंख्या क्या रहे, इसके बारे में एक बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा जहां बड़ी संख्या में जनसंख्या का परिवर्तन होता है और उसके अलावा जो है उससे कई तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं। भोले भाले आदिवासियों को फंसाकर उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करा देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने आज इसके बारे में बात की। यूँ तो प्रधानमंत्री 103 मिनट पर उन्होंने भारत से जुड़े हुए हर मुद्दे को टच किया, लेकिन उनके भाषण की जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए आने वाले समय में कैसे हम आत्मनिर्भर हों, कैसे हम खुद अपना काम सब कुछ कर पाएँ, खुद जितना बनाते हैं और जितना खाते हैं वो क्रिएट कर पाएँ, साथ ही साथ उसका निर्यात भी कर पाएँ। क्योंकि हम उतना तो उगा लेते हैं जितना भारत में खाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसका निर्यात हो, निर्यात से भारत कमाए, भारत में चारों तरफ खुशहाली आए, भारत दुनिया के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। इसके लिए भी प्रधानमंत्री ने कई सारी बातें अपने भाषण के अंदर कही हैं। प्रधानमंत्री का आज का भाषण उनके अब तक के भाषण में जो लाल किले की प्राचीर से दिए गए उनमें सबसे लंबा भाषण था। लेकिन
उनकी इन तमाम चीज़ों के चलते ये भाषण भारत के राजनीतिक इतिहास में एक अलग ढंग से याद किया जाएगा।